हेलो वेलकम बैक टू क्लैरिटी विद विशाल। सुपर वन शॉट नोट्स के इस सीरीज में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अप टू चैप्टर नंबर 4 एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म फीडबैक। टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। चैप्टर 3-4 जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का हिस्सा था, वहां पर हमने समझा प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं। अब हम समझेंगे ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको सोल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, विच कम्स इनटू थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो है कि आपको साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल और एग्जिस्टेंशियल के अंदर ही समझना है। कैसे करेंगे? इस चैप्टर को हम 3 हिस्से में बांटते हैं: नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, टाइप्स ऑफ थेरेपीज एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। कैसे इन लोगों को वापस सोसाइटी में लाया जा सकता है। नेचर एंड प्रोसेस, गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेपेटिक अप्रोचेस। गोल्स क्या हैं कि भैया सामने वाला जो है उसको रिजोल्यूशन मिल जाए बेटरमेंट के लिए, उसकी इमोशनल प्रेशर कम हो जाए, पॉजिटिव ग्रोथ के लिए वो आगे बढ़े, हैबिट्स उसके चेंज हो जाएं, थिंकिंग पैटर्न में थोड़ा चेंज आ जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में उसको पता चल जाए, अवेयर हो जाए, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशंस, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, जो सामने वाले की डिसीजन मेकिंग है उसको उस पर हेल्प करना, उसको खुद की चॉइसेस के बारे में अवेयर हो जाए, रिलेटिंग टू वंस एनवायरनमेंट इन अ मोर क्रिएटिव एंड सेल्फ अवेयर मैनर। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर हम बात करते हैं तो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस काम करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना होता है बंदे को, सामने वाले को थेरेपी करने से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। थेरेपिस्ट और क्लाइंट का एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है जिसको हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी होती हैं। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, इंटरपर्सनल होना चाहिए और डायनेमिक रिलेशनशिप होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। मूविंग टू थेरेपेटिक रिलेशनशिप और अलायंस को अगर हम थोड़ा डिटेल में समझे तो इसके कुछ 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है कि ये जो रिलेशनशिप है कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर है। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का मतलब क्या है? देयर हैज टू बी अ टाइम, देयर हैज टू बी अ मॉनेटरी ट्रांसफर, कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट नेचर है। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है, इस थेरेपी का एक लिमिटेड ड्यूरेशन होगा, कुछ समय के लिए होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। प्रॉपर्टीज क्या है थेरेपेटिक रिलेशनशिप की? ट्रस्टिंग और कन्फाइनिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, सामने वाले पर ट्रस्ट होना चाहिए आपको, तभी तो आप उसको सारी बातें अपनी बता पाओगे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है कि मैं एज अ काउंसलर अगर आपको मैंने कंडीशन डाल दी कि नहीं मैं आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो मैं नहीं कर सकता, राइट। तो अगर आप गे हो, आप लेस्बियन हो, आपने मर्डर कर रखा है, तो भी मुझे समझना पड़ेगा और मुझे पॉजिटिव रिगार्ड से आपको सुनना पड़ेगा। एम्पैथी होनी चाहिए, मुझे सामने वाले की फीलिंग समझ में आनी चाहिए। एंड देन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको अपनी बातों को अपने तक ही रखना सीखना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ थेरेपीज। टाइप्स के अंदर में क्या है? क्लासिफिकेशन पे हम बात करेंगे। भैया प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम समझ में तो आनी चाहिए ना, आइडेंटिफाई करेंगे ना, क्लासिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो डायग्नोस करते हैं, जैसे हम ब्लड टेस्ट लेते हैं डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स की, भैया मलेरिया या डेंगू है। साइकोलॉजिस्ट की तरफ से हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चंस हैं? कॉज क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है? साइकोडायनेमिक है, बिहेवियरल है या एग्जिस्टेंशियल है? हाउ डिड द कॉज केम इनटू एग्जिस्टेंस, प्रॉब्लम कहाँ से आई है? चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? अब इसमें आपको साइकोडायनेमिक अगर है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। कॉग्निटिव है तो हम आरईटी या सीबीटी यूज़ करेंगे, बिहेवियरल है तो हम कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स यूज़ करेंगे। नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या है? एम्पैथेटिक होना चाहिए, तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल के लिए अलग होगा, बिहेवियरल के लिए अलग होगा, साइकोडायनेमिक के लिए अलग होगा। डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैं लिंक ऊपर दे दूंगा। चीफ बेनिफिट क्लाइंट को क्या होना चाहिए? सारे में चीफ बेनिफिट क्लाइंट को यही होना चाहिए कि जो उस प्रॉब्लम से जो गुजर रहा है उससे बेनिफिट मिल जाए, उसको बाहर आ जाए वो। और ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का, तो तीनों तरीके की थेरेपीज के अलग अलग ड्यूरेशन हैं। 10 से 15 सेशन जनरली लग जाते हैं, बट जब हम साइकोडायनेमिक की बात करते हैं तो इट माइट टेक ईयर्स, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम कुछ थेरेपीज की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम है तो थेरेपी करनी पड़ेगी, राइट। तो थेरेपीज जो है वो जनरली 6 तरीके की होती हैं: साइकोडायनेमिक, बिहेवियर, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल, बायोमेडिकल और अल्टरनेट थेरेपीज। फिलहाल साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर फिलहाल हम काम नहीं करते हैं। फिलहाल बात डिटेल वीडियो इसके लिए है, सीयूटी अगर आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता भी सकते हैं। बिफोर वी मूव अहेड टू बिहेवियर थेरेपी, मुझे आपसे एक सवाल चाहिए कि रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग का डिफरेंस क्या है? मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, अब बिहेवियरल एनालिसिस पे बात करते हैं। अब तक मैंने जितने वीडियो बनाया उसमें मैंने बच्चों के एग्जांपल्स लिए हैं कि बच्चों के बिहेवियर में प्रॉब्लम है। आज मैं आपके दिल को छूने वाला एग्जांपल ले रहा हूं, और वो है कि पेरेंट के बिहेवियर में जो प्रॉब्लम आती है उसको चलिए एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं।
अब यहाँ पर मेल फंक्शनिंग बिहेवियर, फादर या मदर व्हाटएवर आप अपना चुन लीजिए, तो एक मेल फंक्शनिंग बिहेवियर है। ये मेल फंक्शनिंग बिहेवियर वो है जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी प्रॉब्लम होती है। 4Ds के अंदर कहीं ना कहीं ये आ रहा है। मेल फंक्शनिंग बिहेवियर क्यों हो रहा है कि पापा डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मम्मी जो है वो चप्पल उठा के फेंक रही हैं, तो ऑल दीज मेल फंक्शनिंग बिहेवियर्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ एन एंटीसीडेंट फैक्टर। उसके पहले कुछ तो घटना घटी होगी ना, तब इस तरीके का बिहेवियर होता है, वरना नॉर्मली हर इंसान जो है वो खुश रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है। तो ये एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है? हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो सकता है झगड़े चल रहे हो सकता है बॉस से नाराजगी हो रही हो सकता है नौकरी पे बात आ गई हो सकता है रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि कोई बहुत बीमार चल रहा है, मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें आ सकती हैं। वो एंटीसीडेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये मेल फंक्शनिंग बिहेवियर हो रहा है। अब इस मेल फंक्शनिंग बिहेवियर के बाद क्या होता है? अगर मुझे आपने फॉर एग्जांपल अपने माँ बाप पे आप चिल्ला रहे हो या आप कुछ मेल फंक्शनिंग बिहेवियर कर रहे हो, उसके पनिशमेंट नहीं मिल रहा आपको, या उसका एक आपको मज़ा आ जा रहा है, या उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है कोई भी, तो आपका जो मेंटेनिंग फैक्टर है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। नशे में आप देखेंगे मेंटेनिंग फैक्टर क्या है? नशे में मेल फंक्शनिंग बिहेवियर इज अ नशा, राइट? नशा कैन बी अ मेल फंक्शनिंग बिहेवियर। मेंटेनिंग फैक्टर क्या है? मुझे मजा आ रहा है। तो कोई भी चीज जब मजा आ रही होगी तो आप उसको रिपीट करेंगे, अगर मजा नहीं आएगा मेंटेनिंग फैक्टर में तो आप उसको रिपीट बिहेवियर को नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे? इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मम्मी पापा का खुद का भी देख लेना थोड़ा। इसमें दो चीजें कर सकते हैं हम, या तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन में काम कर दो कि भैया पापा एकदम घर आए और एकदम से चिल्लाना चालू मत कर दो कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। पापा घर आए तो थोड़ा सा बैठ जाओ, चाय वाय दे दो, पानी पिला दो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, है ना, पापा को शांत हो जाने दो। थोड़ा सा जब माहौल रिलैक्स होगा उसके बाद अपनी बातें रखें सामने, तो दैट कैन हेल्प। सेम विद मदर्स की मम्मी बार बार आपको एक बात बोल रही हैं या समझाने की कोशिश कर रही हैं, आप नहीं समझ रहे हो, उसके कारण से आपको डांट पड़ रही है, एक बार में समझ जाओ, काम ही खत्म हो जाएगा। तो एंटीसीडेंट ऑपरेशंस पे काम कर लो, या फिर कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस पे। तो मेल फंक्शनिंग बिहेवियर के बाद जो हो रहा था उसके बाद के ऑपरेशंस जो आप कर रहे हो कि भैया अगर पापा ने चिल्ला दिया तो आपने भी चिल्ला दिया और निकल गए घर से। भैया माँ बाप हैं, चिल्ला सकते हैं, क्या दिक्कत है, राइट? तो समझने की कोशिश करो, वो भी इंसान है, वो भी अपने जीवन की कठिनाइयों से और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उसको सोल्यूशन देना, अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आपको उनसे बात करके उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। देन लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बिहेवियरल टेक्निक्स। क्या तरीके हो सकते हैं? कुछ 5-6 तरीके हमारे पास हैं, 7 वेज हैं हमारे पास। सबसे पहला, इंसान खुद प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहता। इट्स अ बेसिक नेचर कि मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। दैट विल कम इनटू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो अगर आपको ठंड लग रही है तो आप आग जला लोगे, कंबल ले लोगे, ये बाहर आने के लिए। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप उसका ऑपोजिट करोगे, आप प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहते हो। एवर्सिव कंडीशनिंग, कंडीशनिंग इज, आप बताओगे, एवर्सिव कंडीशनिंग जहां पर मैं एवर्स करना चाह रहा हूं, मैं उसको बचना चाह रहा हूं उस चीज से। तो भैया अगर मैंने ऐसा किया तो डांट पड़ जाएगी, मार पड़ जाएगी, इससे अच्छा है कि ऐसा मत करो। दिस इज एवर्सिव कंडीशनिंग। तो ओवर द टाइम क्या आता है? रिपीट किया जाता है उसको, प्रोसेस को, कि बार बार आपको डांट पड़ेगी, बार बार मार पड़ेगी, तो आपको लगता है यार बार बार डांट खाने से अच्छा है ये काम ही मत करो। दिस इज एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव कंडीशनिंग हमेशा सही नहीं होती है, पेरेंटिंग में खासकर सही नहीं होती है। इसके लिए कभी डिटेल में बात करेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब अवार्ड्स, राइट? तो अगर आपने कुछ अच्छा किया और उसके लिए आपको अवार्ड मिल रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, टोकन इकोनॉमी। तो अगर आप क्रेडिट यूज़ करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप फोन पे वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट के अंदर आपको कॉइन्स मिल रहे हैं या अमेजोन के अंदर आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे कॉइन्स की आप बाद में इसको समअप करके आप एक बेहतर 2000-3000 रुपये कुछ भी आप इसको रिम्बर्स करा सकते हो। तो वो क्या हो रहा है कि ओवर द टाइम आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। तो ये क्यों एक्यूमुलेट दिया जा रहा है आपको वो कार्ड? ताकि आप ओवर द टाइम उन्हीं से खरीदो, उसी प्रोडक्ट को यूज़ करो, उसी कंपनी को यूज़ करो ओवर द टाइम, तो आपका वो बनेगा बैच। ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है कि भैया आप किसी को आप अपने फ्रेंड को शेयर करोगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा। दिस इज ऑल्सो टोकन इकोनॉमी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू ताकि आप उस बिहेवियर को रिपीट करो। तो ये कंपनी सारी जो है वो आपको उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं इन तरीकों से, आप भी कर सकते हो। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। डिफरेंशियल मतलब दो अलग अलग है। क्या बोल रहा है? पॉजिटिव फॉर वांटेड एंड नेगेटिव फॉर अनवांटेड। पॉजिटिव बिहेवियर फॉर वांटेड एंड नेगेटिव फॉर अनवांटेड कर सकते हो आप कंडीशनिंग। दूसरा आ सकते हो कि पॉजिटिव फॉर वांटेड बिहेवियर्स एंड इग्नोर द अनवांटेड बिहेवियर। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है तो उसको इग्नोर करके चल जाओ, तो आपने उसके अनवांटेड बिहेवियर को इग्नोर कर दिया, रादर देन कि अरे तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम उसको और ज़्यादा उसको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में। सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप डिसेंसिटाइज करना, प्रॉब्लम से बाहर आना। फोबियाज के लिए, एडिक्टिव डिसऑर्डर्स से बाहर आने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। टाइम लेता है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, जिसको आता है वही कर सकता है ओवर द टाइम, ये आपको समझना पड़ेगा।
फिर आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन में। ये क्या बोल रहा है, अगर आपकी दो कॉग्निशंस हैं, एक स्ट्रांग है एक वीक है, तो जो स्ट्रांग रहेगा वो रह जाएगा और जो वीक है वो ओवर द टाइम अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं मॉडलिंग, कि आप किसी को देखकर उससे आप जब सीखते हैं, उसके बिहेवियर से आप सीखते हैं, उसी के जैसा बनने की आप कोशिश करते हैं। तो अगर विराट कोहली आपके सामने आ रहा है और आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि जैसा जैसा ये करता है वैसे ही मैं करूंगा, दिस इज मॉडलिंग बिहेवियर। तो ये कुछ तरीके हैं बिहेवियरल टेक्निक्स के। फिर आते हैं हम रिलैक्सेशन प्रोसेस के अंदर। सो कुछ रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स क्या है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम अपने मस्कुलर्स को रिलैक्स करते हैं। फिर मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जो हमें रिलैक्स करता है। दिस सम्स अप आवर बिहेवियरल थेरेपी। फिर हम आते हैं कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर में। कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर में हम दो चीजें समझेंगे, आरईटी और सीबीटी। आरईटी वाज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस। आरईटी क्या बोल रहा है कि जो आप इमोशन जो फील कर रहे हो उसको रैशनैलिटी देनी है हमें, रैशनल इमोटिव थेरेपी। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या बोल रहा है, आपके कॉग्निशंस पर भी काम करेंगे, बिहेवियर पर भी काम करेंगे। आरईटी के अंदर दो चीजें हैं, कहां से आ रहा है, पहले हम एबीसी एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे। बिलीफ है, इर्रेशनल बिलीफ है ना, ये तो जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जो इर्रेशनल बिलीफ है इसका एंटीसीडेंट क्या है, कहां से आ रहा है, और इस बिलीफ के कारण से मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये है ABC एनालिसिस। इसको समझ के हम आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, थेरेपीज कर सकते हैं। फिर आता है या तो कोर स्कीमा से आ रही होगी प्रॉब्लम। कोर स्कीमा क्या है, मेरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मुझे बचपन से मैंने क्या सीखा है। तो 75% के आसपास जीवन को जो है मैं पहले 7 साल में सीख चुका हूं, और हर कोई हम में से सीख चुका है, बाकी हम सिर्फ जी रहे हैं उस तरीके से। ओवर द टाइम आप सिर्फ उस पैटर्न को समझ के चेंज कर सकते हो अपने जीवन को चेंज करने के लिए। बट अगर आप वो पैटर्न नहीं समझोगे कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, इस तरीके की सिचुएशन में ऐसा ही करता हूँ, तो जब तक आप वो समझोगे नहीं तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये काम जो है अच्छा थेरेपिस्ट करता है, आपको फाइंड आउट करके देता है कि ये वाला पैटर्न है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये कोर स्कीमा से और एबीसी क्या करते हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स क्रिएट करते हैं। ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट क्या करेंगे, मेरे कॉग्निटिव को खराब करेंगे, मेरे सोच को खराब करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे, और उसकी वजह से मेरा जो स्ट्रक्चर है सोच पाने का वो डिसफंक्शन हो जाएगा और मैं सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाऊंगा। ये होता है एल्बर्ट एलिस की थ्योरी है। फिर हम आते हैं सीबीटी के अंदर में। अब यहाँ पे कॉग्निशन भी चेंज करना है, बिहेवियर भी चेंज करना है, तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पे क्लब कर देते हैं तीनों चीजों को। तो अगर बायोलॉजिकल दिक्कत आ रही है, घबराहट, बेचैनी, इस तरीके की, तो रिलैक्सेशन मेथड्स या रिलैक्सेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें। साइकोलॉजिकल अगर इश्यूज हैं तो बिहेवियरल और कॉग्निटिव थेरेपी से काम हो जाएगा, इसमें काम करके आगे बढ़ाया जा सकता है काम। और सोशल रेम्स में अगर सोसाइटी से प्रॉब्लम आ रही है तो एनवायरमेंट को मैनिपुलेट करके भी काम जो है वो आसान किया जा सकता है। दिस इज व्हाट माय एक्सपर्टीज इज। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बेसिस पे करते हैं। फिर आपका आता है बायोमेडिकल थेरेपी, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रोकंपल्सिव थेरेपी नाम की एक चीज आती है, जो झटके लगते हैं ना बिजली के, वो किया जाता है। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी पर बात करते हैं। यहाँ पर 3 लोगों ने बात करी है, विक्टर फ्रैंकल एक्जिस्टेंशियल थेरेपी या लोगोथेरेपी पर बात कर रहे हैं। बेसिकली इनका ये बोलना है कि जीवन बहुत बड़ा है, 60-70 साल आप अपने जीवन में क्या करोगे, पबजी खेल के तो नहीं निकाल सकते ना, या सिर्फ रिश्ते निभा के तो नहीं निकाल सकते, राइट। तो बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि इस पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो किसी का जीवन का उद्देश्य हो सकता है, लाइक एलॉन मस्क के जीवन का अलग उद्देश्य हो सकता है, और एक मॉन्क दलाई लामा जो है उनके जीवन का उद्देश्य जो है बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है, दूसरों के जीवन का उद्देश्य आपका नहीं हो सकता, राइट। ये बात करते हैं पूरे एक्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी के अंदर में। तो विक्टर फ्रैंकल बोल रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य निकालो, मीनिंग मेकिंग निकालो। कार्ल रॉजर्स बोल रहे हैं कि सामने वाले को सुन लो, उसका सेल्फ समझ लो, उसके सेल्फ को बना लो। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अगर आपने उसको माहौल बनाकर दे दिया, एम्पैथेटिक नेचर बनाना है, वार्म नेचर बनाना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बनाना है, वो बंदा अपनी प्रॉब्लम खुद सोच लेगा, खुद समझ लेगा। बट आपको सवाल वैसे उससे सही पूछने हैं, उसके दिशा जो है उसकी सोच को सही देनी है। और फिर आता है गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। तो आपके पूरे जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको किस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस, यार ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है, ये मेरा शायद स्ट्रेंथ नहीं है, जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पे काम करते हैं। तो करियर काउंसलिंग में जो या करियर डिसीजन प्रोसेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो यही होती है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स पर काम ना करके आप अपनी वीकनेसेस को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए पूरा जीवन निकाल देते हैं। उससे अच्छा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझो, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इसको समझो, और उसके हिसाब, उसके इन एंड अराउंड आप अपना करियर जो है वो प्लान करो। वी कैन हेल्प यू ऑन दैट। आप clarityvithvishal.com पे जा सकते हैं, ये सारा आप PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप पूरा करियर काउंसलिंग, करियर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज 7000155807 पर, एंड देन वी कैन मूव अहेड विद द काउंसलिंग प्रोसेस। नाउ अल्टरनेट थेरेपीज जब हम बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेट थेरेपीज क्या है कि अब ये सॉल्व नहीं करेगा, ये लंबा सॉल्व नहीं करेगा, इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेगा, बट क्या है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे जीवन में तो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम से कम होगी, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब प्रॉब्लम आएगी तो उतना इंपैक्ट नहीं करेगा आपको। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, योगा,
जिसमें आप आसन, बॉडी पोस्चर, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से काम कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया योगा, जहाँ पर आप अपने अटेंशन और ब्रीथ पे फोकस करते हैं। विपासना मेडिटेशन, जहाँ पर आप माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन करते हैं कि आपका ध्यान हमेशा हर चीज़ पर है कि दूर से आवाज़ आ रही है, पास से आवाज़ आ रही है, इस तरीके का। और ये सारे जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। मेडिटेशन, रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले कराते हैं। एंड देन कुंडालिनी योगा, द प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स विद चैंटिंग ऑफ मंत्रास, तो ये हम कुंडालिनी योगा में करते हैं। अब हमने थेरेपी समझ ली। थेरेपी समझने के बाद जो बंदा जिसको प्रॉब्लम था और उसको हमने रिजॉल्व किया उस प्रॉब्लम को, अब इसको वापस से सोसाइटी का हिस्सा भी तो बनाना है ना यार, तो इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे? दो ही ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, सामने वाले की सिम्टम रिड्यूस होने चाहिए, और दूसरा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए। एज अ काउंसलर ये दो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं। एम क्या है? 4 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सोशल स्किल की ट्रेनिंग दे सकते हैं सामने वाले को कि भैया तुम बाहर जाओगे, सोसाइटी में मिलोगे, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, आपको लोगों से कैसे बात करनी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसको कुछ सिखा सकते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन सिखा सकते हैं जिससे वो जीवन में खुद से कमाना सीख जाए, बेसिकली अपना काम करना सीख जाए। जितना ये स्ट्रांग रहेगा, जितना ये बिजी रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा है। पुराने ज़माने में एक कहावत होती थी कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। आपके माँ बाप भी अगर ये बात बोलते होंगे, आई एम श्योर अगर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो वो भी ये बात बोलते होंगे कई बार आपको। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, आपके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको रीट्रेन करना पड़ता है। एंड देन वोकेशनल थेरेपी। वोकेशनल थेरेपी मतलब छोटे छोटे जो काम आप सीख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको लाइवलीहुड में हेल्प कर सकता है। सो दिस इज व्हाट आवर चैप्टर नंबर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेज इज। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट एंड विल मीट इन चैप्टर नंबर 6। टिल देन, सी यू, बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि।